बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जासूस था कि दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है ये किस्त भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अपनी इस किस्त का आगाज़ करते हैं। प्रेम विश्वनाथ ढाबे के एक कोने में रखी मेज़ पर बैठकर हमने आलू मटर का ऑर्डर दिया और जैसे ही एक मैले कुचैले कपड़ों वाला होटल का मुलाजिम जंग आलू ताम चीनी की प्लेटों में खाना वहाँ रख कर गया, हम दोनों वही खाने पर टूट पड़े। रात भर के पैदल सफ़र और थकावट ने हमारा बुरा हाल कर दिया था। एक अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कदम कदम पर गिरफ्तारी और मौत का ख़तरा। मैं अपनी हद तक तो यही कहूँगा, मैं अपने ज़हन और जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को बुरुतान ला रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही हमें ज़रा महफूज होने का एहसास हुआ, शदीद थकावट महसूस होने लगी। मैं आपसे अलग हो रहा हूँ, अल्लाह ताला आपका मिशन कामयाब करे। दुल्हन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। आमीन, हम दोनों के मुंह से इकट्ठे ही निकला। इसने एक मरतबा फिर मुझे रास्तों की ऊंच नीच से आगाह किया, लारियों और ट्रेनों वगैरह में सफ़र के आदाब के मुतालिक आगाही दी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके के लोगों की आदात से आगाह किया। गो के इन बातों का मुझे पहले से इल्म था, फिर भी मैं बड़ी तवज्जो के साथ इसकी बातें ज़हन नशीन कर रहा था। अच्छा दोस्त, फी अमान अल्लाह, इसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। दूल्हा वहीं रह गया, मैं बाहर निकल आया। हमारे अलग होने का यही तरीका सबसे बेहतर था। ना इसे मेरी मंजिल का इल्म था और ना मुझे इसके ठिकाने की खबर। अब मैं था और खुदा की ज़ात, मेरा अज़म था और इसकी नज़र करम। फिर ढाबे से बाहर कदम रखने से पहले ही मैं ज़हनी तौर पर आम हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सारी थकावट न जाने कहाँ गायब हो गई थी और मैं अपने आप को बिल्कुल चुस्त और होशियार महसूस कर रहा था। बसों का अड्डा यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन मैंने साइकिल रिक्शे पर ही जाने को तरजीह दी। साइकिल रिक्शे से मैंने अड्डे के बाहर ही उतर गया था। मुझे लुधियाना जाना था। यहाँ से बराह रास्त लुधियाना को बसें जाती थी, लेकिन मैंने इनके ज़रिए न जाने क्यों सफ़र करना मुनासिब न समझा। मैं मोगा जाने वाली बस पर सवार हो गया। अबूहार से मोगा जाने वाली बसों की कोई चेकिंग नहीं होती थी। मैं 2 सवारी वाली सीट पर बैठ गया। जानबूझकर मैंने खिड़की वाली सीट खाली छोड़ दी थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह वहाँ बैठने वाली सवारी ज़्यादा तवज्जो बैर के मनाज़र देखने पर सर्फ करेगी और मुझे इससे गुफ्तगू का मौका कम ही मिलेगा। अभी मैं इस मरले पर नहीं पहुँचा था कि भारतीय शहरियों से फ्री होकर गुफ्तगू करने लगूँ, क्योंकि वो लाख तरबियत याफ्ता या होशियार चलाक होने के बावजूद मैं एक अजनबी था, एक पाकिस्तानी जासूस जिसने भारतीय शहरी का भैंस बदल रखा था। दिल ही दिल में मैं दुआ कर रहा था कि खुदाया यहाँ कोई मेरी मतलब की सवारी ही बैठे। मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने एक सिख नौजवान को देखा जिसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल थी और शक्ल से ही वो अकल से गोरा दिखाई दे रहा था। वो खिड़की के बाहर खाली जगह देखकर वहीं आ बैठा। इसके बैठने के चंद मिनट बाद ही लारी चल पड़ी। कहाँ जाओगे भाई? मैंने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। मोगे, इसने मेरी बजाय दाएं हाथ वाली सीट पर बैठी लड़की पर नज़रें जमाते हुए जवाब दिया। यार, जाना तो मुझे भी वहीं है, पर मैं पहली मरतबा जा रहा हूँ। क्या तुम वहीं के रहने वाले हो? हाँ। इसने अभी तक मेरी तरफ देखने की ज़हमत गवारा नहीं की थी। फिर न जाने कैसे इसे इस बात का एहसास हुआ कि औरत का खामन इसके साथ न सिर्फ मौजूद है, बल्कि टिकटिकी बांधे इसकी तरफ खा जाने वाले नज़रों से भी देख रहा है। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ। कहाँ जाएंगे आप? वेगल सिनेमा। मैं बता दूंगा आपको, मेरे घर के नज़दीक ही है। दरअसल मेरा चचाज़ाद वहीं मशीन ऑपरेटर है, इससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी दानिश में इसकी कमज़ोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहाँ की गेमलर से भरपूर फ़िज़ा देखकर मैंने यहाँ के नौजवानों के जज्बात का बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? सिनेमा के हवाले से गुफ्तगू के जवाब में इसकी दिलचस्पी ने मुझे यकीन दिलाया कि तीर निशाने पर लगा है। मैं तो गंगानगर रहता हूँ, वो लुधियाने रहता है। मैं आपको इनके पास ले जाऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मैंने कहा। मोगा पहुँचने तक हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे।
इसी असना में रास्ते में जहाँ कहीं भी बस ठहरती वो हस्बे तौफीक कुछ न कुछ छाबड़ी फरोशों से ख़रीदता और मुझे भी साथ शामिल कर लेता। शाम को हम मोगे पहुँच गए। अब इससे जान छुड़ाने का मसला दरपेश था। रास्ते में मैंने इसकी मदद से मोगे का सारा नक्शा हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा सरदार जी, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। कल आप 12 बजे वाले शो पर मुझे रिगल सिनेमा के दरवाजे पर अपना मुंतज़िर पाएंगे। गोयल यादों का यार है, एक दफ़ा तुम्हारा तारफ़ करा दूंगा, सारी ज़िंदगी तुम्हें मोगे में सिनेमा की टिकट नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। इतना कहकर मैंने इसे सोचने का मौका ही न दिया और सत सरी काल कहकर फुर्ती से लारी अड्डे की भीड़ में गायब हो गया। अब मेरा जिस्म शिद्दत से आराम का तकाज़ा कर रहा था। मुसलसल सफ़र करने थका देने वाला सफ़र और आंखों में जलन के साथ साथ सर दर्द ने भी बुरा हाल कर दिया था। इस सूरत में सफ़र जारी रखना खामखा बुखार की मुसीबत को दावत देना था। मैंने जैसे तैसे अड्डे से बाहर बनी रेलवे लाइन अबूर की। अब मैं मोगा के मेन बाज़ार में दाखिल हो रहा था। हमें यहीं एक मामूली से होटल को मैंने अपनी शब बिस्तरी के लिए मुंतखब किया। शाम के करीबन 6-7 बजे मैं करतार होटल में दाखिल हुआ। इस होटल का मालिक एक रिटायर्ड DSP था और मुझे बाद में इल्म हुआ कि वो पुलिस का ख़ास टट्टू भी था। मोगा का एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर है। इसके अलावा यहाँ 1-2 होटल और भी थे, लेकिन ये भी अजीब बात थी कि मैं सबसे पहले पहुँचा ही इस होटल में था। होटल के नीचे एक हॉल नुमा कमरा था जिसके ऊपर 3-4 कमरे बने हुए थे, जिनकी छतें साथ के दूसरे मकानों से मिली हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे अंदरूनी शहर मकानात होते हैं। कहाँ से आए हैं महाराज? हाल नुमा कमरे के कोने में शोकेस के पीछे कुर्सी पर बैठे एक दाढ़ी वाले सिख ने मुझसे पूछा, जिसका चेहरा शोकेस में रखे मिठाई के थालों के पीछे छुपा हुआ था। शोकेस जिससे वो काउंटर का काम भी ले रहा था, इसके कोने में उर्दू अखबार हिंद रखा हुआ था। मशरक़ी पंजाब में उधेड़ उम्र के ज़्यादातर सिख उर्दू अखबारात ही पढ़ते हैं, इसलिए इस वक्त मेरे ज़हन में कोई शक पैदा न हुआ और यही मेरी गलती थी, जिसका खमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा। जलंधर से आई आबी मल्ला मकान नंबर 34 मैंने रटाया एड्रेस रजिस्टर पर लिखवा दिया। यहाँ आपने दस्तखत करें। इसने 2-4 सवाल पूछने के बाद बिल आखिर रजिस्टर मेरे सामने रख दिया। मैं तो अनपढ़ हूँ सरदार जी। ठीक है, अंगूठा लगा दो। भाई क्या करें, कारोबार ही ऐसा है, कार्रवाई मुकम्मल ना हो तो पुलिस तंग करती है। इसने स्टैम्प पैड खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने अंगूठा लगाकर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की। ओए मोटे, जा सरदार जी को ऊपर, इसने अजीब व गरीब वज़ा कता के मुलाजिम को आवाज़ देते हुए कहा। कमरा क्या था कुछ न पूछिए, इसे तो कमरा कहना ही कमरे की तौहीन थी। और तो सारी बातें, एक तरफ दरवाज़ा हार्डबोर्ड का था जिसमें कम से कम 10 सुराख किए गए थे। ये होटल ज़्यादातर गलीज़ मकासद के लिए इस्तेमाल होता था और दरवाज़ों में सुराख करके मुलाजमीन को सहूलत बहम पहुँचाई गई थी। मैं होटल के बैत गुस्लखाने में जा घुसा। नहाकर फारिग हुआ तो चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह खाए, 2 डिस्प्रिन की गोलियां जहर मार की और गहरी नींद सो गया। सुबह मेरी आंख फजर के वक्त करीबी गुरुद्वारे से आने वाली आवाज़ों से खुली। हवाजे ज़रूरिया से फरागत के बाद मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया। सच है, ऐसे ही गैर यकीनी हालात में खुदा की ज़ात ही मेरा वाहिद सहारा थी। मेरे कमरे के साथ बाकी 3-4 कमरे एक कतार की सूरत में बने हुए थे और इनके सामने एक तरफ ऊपर छत पर जाने का रास्ता था, जबकि दूसरे कोने पर एक कोने में होटल के मुलाजमीन ज़मीन पर लेटे रहते थे। नीचे हाल में जाकर नाश्ते का आर्डर देकर ऊपर आ गया और जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, अचानक ठट कर रह गया। मेरे बिस्तर पर ताज़ा उर्दू ज़बान का हिंद
से चार रखा था। इर्द गिर्द कोई मौजूद न था। मुझे ये तो समझ आ गई ये चाल है और चाल में मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन अपने पिछले रवैये पर गौर किया तो मुझे शक वाली कोई बात नज़र न आई। मैं किसी हद तक मुतमईन हो गया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई गलती से अखबार यहाँ रख गया है। वहाँ किसी को मौजूद न पाकर और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने अखबार उठा लिया और सरसरी नज़रों से इसका जायज़ा भी लिया। जिस वक्त होटल का मुलाजिम अचानक वहाँ पहुँचा तो मैं चारपाई पर अखबार पकड़े बैठा था। यार, ये किसका अखबार यहाँ फेंक गए हो? मैंने इसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर कहा। माफ़ करना महाराज जी, दरअसल ये साथ वाले कमरे में जो लाला जी हैं इनका अखबार था। लड़का गलती से फेंक गया है, मैं यही लेने आया था। अपनी दानिश में मैंने इसे ख़ुद पर शक करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन इसकी गहरी और काफ़ी अंदर तक झांकने वाली नज़रों को मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। छठी, इसने जैसे ही ख़तरे की निशानदेही की, मैंने इसके रवाना होते ही अपने मुख्तसर से सामान का जायज़ा लिया। मेरी कुल कायनात में एक प्लास्टिक का बैग, एक कपड़े का थैला, फिर तो जैसे ही थरथरा कर रह गया। किसी ने वाकई मेरे दोनों थैलों की तलाशी ली थी, लेकिन इतनी चालाकी के साथ कि किसी के वहमो गुमान भी ना आ सके। दूसरी ही लम्हे आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार था। मेरे पास मौजूद तमाम करेंसी तो पहले ही मेरे जेबों में मौजूद थी। मैंने बड़ी फुर्ती के साथ जूते बदले और तैयार होकर बैठ गया। ये ठीक है, मेरे सामान में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी जिससे किसी को शक होता, लेकिन मुमकिनात पर नज़र रखना हर जासूस का अवलीन फ़र्ज़ है। मुमकिन था उन्होंने वहाँ कोई मुश्तबा चीज़ देख ली हो, या मुझे उर्दू अखबार पढ़ते किसी ने देख लिया हो। बहरा चाय लिए अंदर दाखिल हुआ। मैंने बड़े इत्मीनान से इससे चाय ली। यार, ज़रा ये सिगरेट तो लाना, कहते हुए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 रुपए का एक नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो नोट लेकर आगे को झुका, एक ही वक्त में मेरे दाएं तरफ की ज़ोरदार ज़रब इसकी कनपट्टी पर और घुटना इसके जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त हाथ लगा दिया था, क्योंकि वो किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह बगैर मुंह से आवाज़ निकाले मेरे बिस्तर पर आन गिरा। मैंने इसकी टांगें भी उठाकर ऊपर कर दी और बदबूदार कंबल जिसने सारी रात मेरा खून चूसा था, इसको उड़ा दिया। दूसरे ही लम्हे मैं बड़ी फुर्ती से लेकिन बगैर आवाज़ पैदा किए होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों के खात्मे पर एक तरफ हाल नुमा कमरा था, जिसकी सीढ़ियों से मुंसलिक हिस्से के बाहर पूरियाँ तली जा रही थीं और शायद सारा मोगा वहीं से पूड़ियाँ ख़रीदने और खाने चला आया था। ऐसी रश और अफरा तफरी के आलम में किसी की नज़र मुझ पर न पड़ी और मैं खामोशी से एक तरफ खिसक गया। बाज़ार खुल रहा था और लोगों की आमदरफ्त भी अच्छी खासी शुरू हो चुकी थी। अभी वह मुश्किल 15 गज़ ही न चला था कि जब मैंने एक पुलिस की एक तेज़ रफ्तार जीप, जिसके साथ 8-10 मुस्तल्ला सिपाही और थानेदार चिमटे हुए थे, करतार होटल की तरफ बढ़ते देखा। होटल के सामने मैंने अपनी आंखों से जीप को रुकते देखा। सिपाही बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नीचे उतरे। आगे का मंजर देखने के बजाय मैं एक नाई की दुकान में जा घुसा। ख़त्म कर यार इस मुसीबत को, मैंने अपने चेहरे पर उगी हुई छोटी छोटी दाढ़ी की तरफ इशारा किया। जो हुक्म महाराज, नाई ने राम राम कहते हुए मेरी दाढ़ी और मूँछें साफ़ा चट कर डाली। थोड़ी ही देर के बाद एक मुकम्मल ब्राह्मण के रूप में कीमती पोशाक पहने और ख़ास कीमती गर्म चादर ओढ़े, गले में जिनेवा डाले, मैं भी इस भीड़ में शामिल हो चुका था जो करतार होटल के बाहर पुलिस की बेबसी का नज़ारा करने के लिए इकट्ठी हो गई थी। क्या हुआ भाई? मैंने एक तमाशाई से पूछा। लाला जी, जासूस था कोई, भाग गया साला, इतनी पुलिस को जल देकर भाग गया। सब निकम्मे गधे पुलिस में भर्ती हो गए हैं, इसने अकीदतमंदी से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। हरे लोम हरे राम कहता हुआ एक तरफ हट गया। पुलिस वालों को जब वो जासूस न मिल सका तो उन्होंने अपना गुस्सा होटल की पूड़ियों और चाय पर निकाला।
جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس بیرے کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے جسے میں استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میری لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زبان زر خاص و عام تھے۔ پاکستانی گھس بیٹھے کمانڈو موگا بھی موجودگی نے کئی بھارتیوں کو چہروں سے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے، جس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو سے واسطہ پڑا۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی خوفزدگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ موگے سے لدھیانہ جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ لدھیانہ تک اسی ایک بات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ شام کے وقت بس لدھیانہ پہنچی۔ میں لاری اڈے جانے کے بجائے، جو کہ ہوٹل کے ماڈل ٹاؤن کے نزدیک بنا ہوا تھا، کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفس کے نزدیک بس سے اترا۔ یہاں سے لدھیانہ شہر کا فاصلہ میں نے جان بوجھ کر پیدل ہی طے کیا تھا۔ ریلوے کے پل سے گزرتے ہوئے میں نے ارد گرد شہر کا نظارہ کر لیا اور راستے میں مختلف لوگوں سے ارد گرد کے علاقے کے نام بھی پوچھتا جا رہا تھا، اور جو بعد میں میرے کام آ سکتے تھے اور جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ رات میں نے ہوٹل کے بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جگہ تھی ایک اشارم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات بھر کے قیام کے لیے ایک چارپائی مل جاتی ہے۔ اگر متعلقہ پنڈت جو یہاں کا انچارج ہے آپ نے آرام کر لیا تو پلے دم آخر تک یہاں قیام کیجیے۔ لدھیانہ کے شہر کے اس اشارم میں داخل ہوتی ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا۔ رام رام جی، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ رام رام، کہاں جائیں گے؟ اس نے جواب اور سوال ایک ساتھ داغا۔ کمرہ چاہیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس نے ایک نظر بھرپور سے میرا جائزہ لیا۔ گو اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، یعنی قیمتی گرم چادر کی جگہ ایک عام جرسی نے لے لی تھی اور معمولی سا مفلر کندھوں کے گرد لپٹا ہوا تھا، لیکن اب میں اچھا بھلا برہمن نظر آ رہا تھا۔ مہاراجی جگہ تو نہیں ہے، دراصل ماتا وشنو کا میلہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے لدھیانہ میں ارد گرد کے دیہاتوں سے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ البتہ کوشش کر کے ایک کمرہ خالی کرایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ میری کچھ خدمت کر دیں تو میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کیا۔ میں تو خود ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ طلب کرے۔ اس طرح ایک طرح سے تحفظ کا احساس رہتا ہے، اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف الماریوں میں سے ایک میں سامان رکھ کر، جو ایک کپڑے کے تھیلے اور اس میں ضروریاتی زندگی کی کچھ چیزوں پر مشتمل تھا، میں نے تالا لگا دیا اور باہر نکل آیا۔ رات تک میں نے جی بھر کے آوارہ گردی کی۔ میں چاہتا تھا کہ جس شہر میں قیام کر رہا ہوں، اس کے گلی محلوں سے، اس کے مکینوں سے، عمارات سے اور وہاں موجود تفریحی مقامات سے آگاہی حاصل کر لوں۔ موگے سے ایک پاکستانی جاسوس کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رائے کوٹ، ملاں پور، جگراؤں اور لدھیانہ تک کے تمام ہوٹلوں پر CID نے کڑی نظریں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ رات ہوٹل میں بسر کرنے سے پرہیز کیا۔ رات کو ایک مقامی سینما میں فلم دیکھتے ہوئے پھر ایک مصیبت نے آن گھیرا۔ جس قطار میں کھڑا ہو کر میں ٹکٹ خرید رہا تھا، وہاں شراب کے نشے میں دھت ایک سکھ نوجوان او دھکا اور خواہ مخواہ سب سے الجھنے لگا۔ یہاں ایسے واقعات چونکہ روزمرہ کا معمول تھی، اس لیے ان لوگوں کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکا۔ البتہ میری بات اور تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے جگہ خالی کر دوں۔ میں نے شرافت سے جگہ چھوڑ دی۔ پھر حکم ہوا دوبارہ قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو چکا
کہ واسطہ کارٹون کی الو سے ہے تو اس نے دست درازی بھی شروع کر دی۔ میں خاموش اس لیے تھا کہ نوعیت پولیس تک نہ پہنچ جائے۔ دوسری طرف حالت یہ تھی کہ وہ شرابی اپنے کام میں مصروف تھا اور میں لوگوں کے لیے مذاق بنا ہوا تھا۔ وہ سب زورو دار کہکوں سے اسے داد دے رہے تھے۔ جب یہ معاملہ دیکھ کر 2 پولیس والے بھی اس طرف آنے لگے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں قطار سے باہر نکل گیا تاکہ چپ چاپ کھسک جاؤں، لیکن اس نے مجھے گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پولیس کے سپاہی قریب آ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بادرخواستہ اس کو 2 ہاتھ جما دیے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قریبی دیوار سے ٹکرایا اور لوگوں کی کہکوں کی آواز اور بلند ہوگی۔ واہ لالا جی مہاراج، کمال کر دیا۔ مجھے داد ملنے لگی کیونکہ کسی ہندو کے ہاتھوں کسی سکھ کا لدھیانہ میں پٹ جانا یقیناً معجزہ ہی تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سپاہی وہاں آدم تھے۔ وہ 5-10 روپے کا چانس کیوں چھوڑتے؟ چلو تھانے۔ ان میں سے ایک نے تو شرابی سکھ کو بازو سے پکڑ لیا جبکہ دوسرے نے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے وہاں مذاقت کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اتنے بڑے مجمع سے بھاگنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں، اور چپ چاپ ان کے ساتھ سینما سے باہر کی طرف چل دیا۔ ہم لوگ سینما سے اب کوئی 15-20 گز دور ایک سڑک پر آ گئے تھے جس سے ملکہ آبادی نظر آ رہی تھی۔ اسی اثناء میں دوسری سپاہی نے اس سکھ سے اپنی داڑھی کھڑی کر لی تھی، جبکہ میرے علاوہ میرے والا کچھ زیادہ ہی نیک دکھائی دے رہا تھا۔ چھوڑیے مہاراج جی، ہم کوئی لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو خام مجھ سے لڑائی مول لے رہا تھا۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ وہ یہ رشوت دیتا ہے برہمن کی اولاد، اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تھانے میں ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ یہاں ہی معاملہ صاف کر لیا جائے۔ میں سوچنے لگا، یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ قریب گلی محلوں میں بھی غائب ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار خاصی کم کر دی تھی۔ دوسرا سپاہی اب ہم سے 8-10 گز آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہاری مرضی، کہتے ہوئے میں نے تیزی سے پلٹا کھایا اور میرے بائیں ہاتھ کی کونی اس تیزی کے ساتھ اس کی پسلیوں میں لگی کہ اس نے تڑپ کر میرا دایاں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکے میرے دوسرے بازو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی میری اس کی کن پٹی پر لگنے والی زوردار لات نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اذیت کے مارے اس کے حلق سے اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب تک اس کا ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا، میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر قریبی محلے میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ شام کے قریباً 7 بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں سے ایک سائیکل رکشہ پر بیٹھ کر چوڑا بازار آ گیا۔ یہ بازار ہماری لاہور، انارکلی اور کراچی کے زیب النساء اسٹریٹ جیسا تھا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو ایک معزز اور پڑھے لکھے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ آشارم میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے جس میں ایک میلے کچیلے کپڑوں کا جوڑا رکھا ہوا تھا اور کچھ نہ تھا۔ اپنی چادر تو میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک بازار میں مٹر گشت کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس میں منتقل ہو چکی تھیں اور اب میرے قدم ایک ایسے ہوٹل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں عموماً شرفا کا قیام ہوتا ہے، اور ایسے ہوٹلوں پر پولیس شک کرنے کی جرات کم ہی کرتی ہے۔ تو جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ؟ امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد میں تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔